नाज़रीन, 31 दिसंबर 2020 को आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है ब्रेंट क्रूड ऑयल जिसको कहा जाता है वो $53.22 थी और आज 15 जनवरी को ये कीमत $51.20 है। उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की प्राइसेस में ₹3 फी लीटर का इजाफा कर दिया है। तरीका वारदात यह है कि सहाफती जराए से यह खबर लीक की जाती है कि ओगरा ने ₹13 तक पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की सिफारिश भेजी है और उसके बाद जब लोग डर जाते हैं कि ₹13 का इजाफा होने वाला है तो उसके बाद खबर आती है कि वजीर आजम ने कमाल रहमदिली का मुजाहरा करते हुए सिर्फ ₹3 का इजाफा किया है। इस साइकोलॉजिकल प्ले को बाकायदा इन्फोर्स किया जाता है शहबाज गिल के ट्वीट के जरिए के वजीर आजम ने अवाम की मुआशी हालत को मद्देनजर रखते हुए ₹13 की जो समरी थी इजाफे की उसको मुस्तरद कर दिया और ₹3 इजाफा किया। इसको कहते हैं कि आप पहले एक चीज को इस हद तक ले जाएं कि लोगों की चीखें निकल जाएं और उसके बाद उसमें कुछ कमी करके लोगों को कहे कि हमने आपको रिलीफ दिया है। क्या हुकूमतें ऐसी होती हैं? क्या आलमी मंडी में जब तेल की कीमत नहीं बढ़ी तो उसके बावजूद पाकिस्तान में तेल की प्राइस में इजाफे का जवाब क्या था? पिछले अदवारे हुकूमत में तो तेल की कीमत महीने में एक दफा बढ़ती थी। मौजूदा हुकूमत ने हर 15 दिन के बाद नजर सानी शुरू कर दी है जिसकी वजह से एक आम आदमी का तेल निकल चुका है। महंगाई का आलम यह है कि पिछले 8 महीनों में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ ₹36 का इजाफा हुआ है क्योंकि यही प्राइस 31 मई 2020 को ₹74 फी लीटर के ऊपर थी जब पेट्रोल मिलना बंद हो गया था और जैसे ही इस प्राइस में इजाफा किया गया पेट्रोल मिलना फिर से शुरू हो गया और उसके बाद यह कहा गया कि हम माफिया के आगे बेबस हैं। इस तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नासिर सुलेमान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें ज्वाइन किया मोहतरम मियां हबीब साहब ने जो कि सीनियर सहाफी और तज्जिया कार भी हैं। हबीब साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि हुकूमत जब डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर नाकाम हो जाती है तो इस तरह इनडायरेक्ट लोगों के ऊपर बोझ डालकर क्या हुकूमत करना ठीक है? रेवेन्यू कलेक्ट करना ठीक है जब वो लोगों के ऊपर खर्च भी नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वैस इकबाल साहब। मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है ना वो उसको टैक्स इकट्ठा करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है, तो वो ये बड़ा आसान हल निकाल लिया है और ये इस हुकूमत ने, इससे पिछली हुकूमतों ने भी उनका भी वतीरा यही था। वो इस तरह करते थे कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। अब वो उसमें ना हिंग लगे ना फटकड़ी, जितना पेट्रोल बिकना है उतना वह हुकूमत के पास बराह रास्त पैसे चले जाने हैं, ना उसमें कोशिश करनी पड़ती है कि अफरादी कुव्वत की, ना उसमें कोई हिकमत अमली होती है, सिर्फ एक ऑर्डर पास करना होता है और आप पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में मेरा ख्याल ये है कि बल्कि मेरी तजवीज़ भी है कि आप खुदा का खौफ करें। अब आम आदमी जिसके पास एक बाइक है और उस पे उसने अपने नौकरी पे जाना है या उस पे वो अपने किसी भी काम पे वो जाता है, तो आपने उसको इतना महंगा ज़राए नकलो हमल कर दिए हैं कि वो उसके पास बकाया क्या बचेगा। आप छोटी कन्वेंस जो है, मतलब छोटी गाड़ियाँ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मोटरसाइकिलें हैं, उनके लिए आप सस्ता पेट्रोल को सब्सिडी वाला पेट्रोल इंट्रोड्यूस करवाएं या इसी में से। और जो बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, मर्सिडीज है, दूसरी है, इस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों लैंड क्रूजर हैं, उनके लिए आप ₹200 लीटर कर दें, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब आम आदमी पे इसका असर पड़ता है और खास करके जब भी पेट्रोल महंगा होता है फौरन तमाम चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। उसमें दूध से लेकर उसमें हर परचून की हर किस्म की अशिया, सब्जी, हर चीज वो, और उनके पास एक बिल्कुल एक जस्टिफिकेशन होती है। वो कहते हैं जी कि हबीब साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। नासिर सुलेमान साहब, पिछले दिनों वफाकी वजीर मनसूबाबंदी जो कि आजकल NCOC के मामलात भी देख रहे हैं, असद उमर साहब ने खुद टेलीविजन के ऊपर एतराफ किया कि कोविड-19 की वजह से 2 करोड़ लोग जो हैं वो मुआशी सर्कल से बाहर हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में लोगों को रिलीफ देने की जगह जब आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो रही है, आपकी हुकूमत तेल की कीमत में एक महीने में 2 दफा इजाफा कर रही है, क्यों? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने एक मरतबा फिर मुझे मौका दिया कि मैं अपनी पार्टी का और हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने रखूँ। पहले तो ये मैं बताऊँ जो प्रैक्टिस है 15 दिन की, ये हमारी हुकूमत ने शुरू नहीं की। ये प्रैक्टिस इन वोक पिछली हुकूमतों से चल रही थी क्योंकि आलमी मंडी के अंदर तेल की प्राइस को
उतार चढ़ाव को सामने रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया पिछली हुकूमतों ने कि 15 दिन के बाद नाफिज तेल आपने की किया। जो कीमत है उसको दोबारा से देखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे इस्लामी ममालिक की तरह यहाँ से तेल के इतने ज़खायर नहीं निकले जिसकी बुनियाद को सामने रखते हुए हम इस प्रोडक्ट को, जो कि ज़िंदगी को चलाने के हवाले से बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, इसमें आवाम को वो रिलीफ दिया जाए जिसकी असल में आम आवाम 15 दिनों हकदार वाला है। काम जो है ये नून लीग ने शुरू किया था। जी जी जी, ये पहले से है, ये पाकिस्तान के, मैं बिल्कुल सही फिर कह एक रहा हूँ माह पे आपको। आ गया था, अब इन दोबारा इन्होंने मैं कैसे ये किया? 15 दिन के बाद ही हुआ करता था, फोर्टनाइटली। और मैं इस मामले में बताऊं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने अगर कोविड-19 के दिनों में, आपने तो एक ऐसा मामला बताया जो कि वहां बहरान आया था, उसके अलावा जब तेल की डिमांड कम हो गई थी तो आपको याद होगा कि मेरा ये 65 से 70 रुपए तक का भी पेट्रोल हमने किया और पाकिस्तान की बिकना आवाम बंद के हो लिए। गया, नहीं, पेट्रोल देखिए- पंप पे देखिए, पेट्रोल नहीं, मिलना यहाँ बंद पे हो गया। इसलिए हुआ कि जो लोग इस बिजनेस को मुझे करते हैं, नासिर सलमान साहब, उनको अपना नासिर सलमान प्रॉफिट साहब जब मरता नजर Exactly, आया, नासिर मरता सलमान नजर साहब आया। मुझे एक बात बताएं कि आलमी मंडी में तेल की कीमत पिछले 15 दिनों में $2 नीचे आई है और आपकी हुकूमत तेल की कीमत, पेट्रोल की बात कर रहा हूं, भाई, 3 रुपए ऊपर पाकिस्तान लेके की गई जो है। मैशत है वो बैरूनी कर्जों से चलाई जाती ठीक है और हमारे पैदावारी जराए इस कदर ज्यादा नहीं है जो हमारी आबादी के साथ मैच ठीक है। करे, जिसकी वजह से हमें कई चीजों में, मैं मियां हबीब साहब की इस बात से तो वो जो बिल्कुल असद मुत्तफिक उमर हूं साहब कहा कि करते जो थे कि लोग पेट्रोल की प्राइस 40 रुपए से ज्यादा नहीं होना देखिए, चाहिए, ये इसमें सिर्फ हुकूमती ऑपोजिशन टैक्सेस के है, दावे थे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ लोग टैक्स देने के आदी नहीं है और अनफॉर्चुनेटली इसका डायरेक्टली नुकसान एक आम आदमी को होता है। इस सारी चीजों का जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं नासिर साहब के लोग टैक्स देने के आदी नहीं है। हम्माद अजहर साहब ने भी 20,000 रुपए टोटल टैक्स जमा करवाया है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर गयास पराचा साहब मौजूद हैं, सदर हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के। गयास पराचा साहब, ये बताइएगा कि पहले एक माह में इजाफा किया जाता था या कमी की जाती थी, पेट्रोलियम प्राइसेस रिवाइज की जाती थी, अब हर 15 दिन बाद की जाती हैं। क्या आलमी मंडी में यही सूरत हाल थी कि ये इजाफा नागुज़ीर था या हुकूमत की जानिब से ये अनजस्ट इकदाम उठाया गया? गयास साहब देखिए, बात इस तरह है कि पेट्रोल का इजाफा जब भी होता है ना तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता और तकलीफ दे होता है। अवाम महंगाई के दौर, आपको अच्छा लगता है सर? नहीं अच्छा लगता ना, किसी सूरत में होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को ना तय करना चाहिए कि गवर्नमेंट इस पे टैक्स कितने रखे। बाकी इंटरनेशनल मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो कम या ज्यादा जब होना तो उसको फिर देना पब्लिक पे ट्रांसफर करना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गयास पराचा साहब कि ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो 1 लीटर पर अपनी जो टैक्स की शरह है इतनी कम रखे कि आम आदमी तक वो बोझ ट्रांसलेट ना हो। असद उमर साहब जब ऑपोजिशन में थे तो कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा करते थे कि पेट्रोल की प्राइस 46 रुपए फी लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जब अब वो लोग खुद गवर्नमेंट में आए हैं तो ये प्राइस जो है पिछले 8 महीनों में तकरीबन 36 रुपए इंक्रीज कर चुकी है। गयास पराचा साहब, देखिए ये क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है? असल में तो देखनी चाहिए कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है चंद लोगों को ना सब्सिडी दे रही है, उसमें मुख्तलिफ सेक्टर है, मुख्तलिफ चीजें, वो जब सब्सिडी देती है तो सब्सिडी को रिकवर करने के लिए गरीब आवाम का जो पेट्रोल की कीमत है उस पर टैक्स की शरह बढ़ानी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को सब्सिडी दी जा रही है वो पैसा गवर्नमेंट ने कहीं से रिकवर तो करना है। अब दो बात है, या तो जिनको सब्सिडी दी जा रही है वो पैसा जो है गवर्नमेंट किसी और फंड से जनरेट करे, वो फ्यूल प्राइसेस में शामिल ना करे, तो तब तो फिर अच्छा गयास पराचा साहब, जिन लोगों को सब्सिडी दी जा रही है या जिन सनतों को सब्सिडी दी जा रही है, अगर उनके नाम गीता में नहीं लिखे तो आप हमारे साथ शेयर करना पसंद करेंगे? इसमें तो कोई छुपी बात नहीं है। ये तमाम जो है एक खास इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के नाम पे, उसमें 20% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, 80% जो है वो वैसी। गयास पराचा साहब, आपको शायद मालूम नहीं है कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने पूरे पंजाब में सनतों को गैस की फराहमी बंद कर दी है, तो इस सब्सिडी का वो सनतें क्या करेंगी? देखिए ये तो ना है, गैस कम आई है, इसका कीमत से ताल्लुक नहीं है। गैस तो बंद तब की है कि गैस आई कम है, उसका कीमत से तो ताल्लुक नहीं है। अगर गैस पूरी आती तो पिछले साल नहीं बंद हुई, उससे पिछले साल भी नहीं बंद हुई, आइंदा भी नहीं बंद होगी, तो इसकी कीमत का उससे ताल्लुक नहीं है। ये गैस जब पूरी आएगी अब वो ऑन हो जाएगी। तो गयास पराचा साहब, अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस में कमी कर दे तो 1 लीटर की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की क्या होनी चाहिए?
नहीं देखिए, वो तो बहुत ही कम होगी, वो तो फिर इतनी कम होगी कि लोग पानी की बजाय पेट्रोल लिया करेगा अगर टैक्सेस हटा दे। गवर्नमेंट को ना ऐसे टैक्सेस लगाने चाहिए जो एक खास हद से ज्यादा है। गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 22 रुपए हमें फिक्स टैक्स चाहिए, लेकिन बाद औक़ात ऐसी जगह आ जाती है जब वो 30 रुपए पे चले जाते हैं। और फिर वजीर आजम शिकवा करते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते। गयास पराचा साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मोहतरमा राहिला खादिम हुसैन मौजूद हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करती हैं। राहिला, आपको याद होगा कि जब आप लोगों की हुकूमत थी तो असद उमर साहब ऑपोजिशन के बेंचेस पे खड़े होकर कहा करते थे कि 46 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की प्राइस नहीं होनी चाहिए। आज ये प्राइस 109 रुपए तक पहुंच गई है, क्या कहेंगी आप? राहिला खादिम हुसैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि राहिला के साथ हमारा राब्ता भी नहीं हो रहा है। मियां हबीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जब पेट्रोल की प्राइस में इजाफा होता है तो उसका असर तमाम चीजों के ऊपर पड़ता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अवामी मुश्किलात को मद्देनजर नहीं रखती? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अवाम की मुश्किलात को अगर देखा जाए तो फिर इस किस्म के ज़ालिमाना इक़दाम ना किए जाएं। मेरा ख्याल है कि चूंकि हम गिरवी पड़े हुए हैं IMF के और दूसरे मालियाती इदारों के, तो वो सीधा सीधा सा एक हुक्म सादर करते हैं कि जी आप बिजली महंगी कर दें, आप पेट्रोल महंगा कर दें, और इन मदों में उनको भी आसानी लगती है। हमारी सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। बिल्कुल, हम सिर्फ नाम के आजाद हैं। आपको कोई इसमें कोई शुबा है? मेरा तो नहीं ख्याल, मुझे तो कोई इसमें शक और शुबे वाली बात नहीं। आपके हाथ बंधे हुए हैं। आप देखें, फलाही ममलकतें वो होती हैं जो अपने शहरी की फलाह करती हैं, और जो अब किसी आप बैंकर के हाथों मजबूर होकर उसकी पॉलिसीज को अपनाएंगे तो फिर आपकी वो वाली आज़ादी नहीं रहती। आपका क्या ख्याल है कि कोई हुक्मरान इतना जालिम हो सकता है वो कहे कि जी कि नहीं, खाने पीने की चीजें भी जो हैं वो लोगों की दस्तरस से बाहर कर दी जाए? असल मसला ये है कि आप तो जकड़े हुए हैं, आपके सारी कौम जो है रहन रखी हुई है। हमारे पैदा होने वाले बच्चे भी जो हैं। हबीब साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। नासिर सलमान साहब, आज जो बहुत अफसोसनाक खबर मलेशिया से मौसूल हुई, जहां PIA का बोइंग 777 तैयारा जो लीज की रकम ना देने की वजह से वहां पर जब्त कर लिया गया है लोकल अथॉरिटीज की जानिब से। लंदन में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। ब्रॉडशीट को इतनी बड़ी पेमेंट करनी पड़ी। अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से ज्यादा है। पेट्रोल की प्राइस में इजाफा हो रहा है। पंजाब की सनतों को गैस नहीं मिल रही। कहीं से कोई अच्छी खबर देने में कामयाब हो रही है आपकी गवर्नमेंट? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस हवाले से आपने 4 से 5 मुख्तलिफ नुकात उठाए हैं इस बारे मामले में। देखिए, हमारे पास 2.5 सालों के अंदर हम जो रिफॉर्म्स किया है उसके मुताबिक हमने अपनी एक्सपोर्ट से बढ़ाने की कोशिश की। रिफॉर्म को आप डीफॉर्म कहते हैं? नहीं, रिफॉर्म्स की हैं हमने जो। देखिए, उसमें हमने बहुत सारा गैर मुल्की जो कर्जा है, आपसे पहले भी कई मरतबा ये बात हो चुकी, उसे भी चुकाया। पाकिस्तान, आपको बड़े अच्छे अंदाज में पता है कि ये जो ब्रॉडशीट टाइप सबसे ज्यादा कर्ज आपकी गवर्नमेंट हमने जो 13,000 अरब रुपए पिछले अगस्त से लेके अब तक हमने कोई कर्ज नहीं लिया। ये आवाम को आप बताएं, हमने तमाम चीजों को बैलेंस किया है। हमने ट्रेड डेफिसिट को कम किया है। हमने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है। पाकिस्तान के रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट के अंदर $20 करोड़ से ज्यादा रकम इकट्ठी हुई है। रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी हैं। पाकिस्तान में फैसलाबाद की जो सनत है वो पहली मर्तबा 1990 के बाद इस वक्त अपने बूम पे है। मैं ये मानता हूं कि प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। तमाम शाये खुर्दो नोश जो हैं वो बड़े अच्छे वाफर अंदाज में मार्केट में पड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स ने कुकिंग ऑयल की प्राइस में 29 रुपए फी लीटर का इजाफा किया। वो बंद था, 29 रुपए फी लीटर का इजाफा किया। उसने रिकॉर्ड यहां पर इस साल अपनी इनकम के अंदर इजाफा किया। वो अपने पांव पे खड़ा हुआ है और हम अरबों रुपए की सब्सिडाइज किया है तकरीबन 20 से ज्यादा चीजों को जो आम आवाम अपनी जिंदगी को गुजारने के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। आप हुकूमत के इन पहलुओं को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको मत जोड़ें। सलमान साहब, जिस पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं जिसके अंदर इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है, ये कहां है? नहीं, देखें, ये यहीं पर है जिस जगह पे आप देखें हम यहां पर रोज इस तरह की काविशें और कोशिशें करते हैं जिससे इस वक्त
مثالی امن و امان پورے پاکستان میں, بزنس کمیونٹی گرو کر رہی ہے, کسی قسم کی کوئی گنڈا گردی نہیں ہے, حکومتی مداخلت نہیں ہے, سیاسی مداخلت نہیں ہے. جن لوگوں کو ادارے تباہ ہوئے ملے تھے ان کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سطح اپنے وسائل کے مطابق اور پاکستانیوں کو ایک اچھا مستقبل دے کر جائے. صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ریاض پراچا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جب پیٹرول کی پرائس میں اضافہ کرتی ہے تو جو پیٹرولیم ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے پروفٹ آف مارجن, جو مارجن آف پروفٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے, یا صرف اور صرف سارا ٹیکسز میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کا مارجن آف پروفٹ اتنا ہی رہتا ہے؟ ریاض پراچا صاحب یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ہمیں تو پیٹرولیم پرائس جب بڑھتی ہے تو نقصان ہو جاتا ہے, کیونکہ سیل میں کمی آ جاتی ہے. جی تیل میں ہمارا جتنا سرمایہ لگا ہوتا ہے نا, حبیب صاحب یہ بات سنیے گا, جی ہمیں اپنے کاروبار میں نا اتنا سرمایہ اور ڈالنا پڑتا ہے اس تیل کی کوانٹٹی کو پورا کرنے کے لیے, جبکہ اس کے اگینسٹ نا ہمارے منافع میں نا اضافہ نہیں ہوتا. ہمیں گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کے لیے اپنے سرفیکٹ بڑھانا پڑتا ہے, یہ جی بزنس ہے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جب پرائس بڑھتی ہے نا تو آئل کمپنیاں نا اسٹاک نہیں دیتی, روک لیتی ہیں, تو ہمارے ساتھ کسٹمر کی نا بڑی بدتمیزی ہوتی ہے, جس سے کسٹمر بھی ناراض ہوتا ہے اور ہمارا بزنس بھی خراب ہوتا ہے. وہ لوگ منافع زیادہ رکھنے کے لیے چیزیں روک لیتے ہیں. تو باہر دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پرائس بڑھتی ہے نا اس سے پہلے تمام کمپنی جو تمام ادارے. اچھا ریاض پراچا صاحب, ایک بڑی ایمانداری سے آپ کا مجھے فیڈ بیک درکار ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ یہ فیڈ بیک کسی بھی پولیٹیکل انفلوئنس کے بغیر لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضرور پسند کریں گے. ریاض پراچا صاحب, جو پیٹرول کی جو امپورٹ ہے اس پر سے اگر گورنمنٹ کی ریگولیشن, گورنمنٹ کا کنٹرول ختم کر دیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آزاد کر دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے پیٹرول جو ہے امپورٹ کر سکتا ہے. باہر کے ملکوں میں سڑک کے اس طرف پیٹرول کی پرائس مختلف ہوتی ہے, سڑک کے اس طرف پیٹرول کی پرائس مختلف ہوتی ہے. جب اوپن مارکیٹ فورسز آپریٹ کریں گی تو کیا پرائسز میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس میں نا مافیا جو ہے نا, کچھ بعض لوگوں کا جو ابھی یہ رپورٹ ہے اس میں بھی یہ مینشن ہے, آئل کی امپورٹ اوپن ہے لیکن آئل کی امپورٹ کو ریٹیل سطح پہ نا ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. ریٹیل سطح پہ ریگولیٹ نہیں ہوگی نا, اوپن ہوگی تو پھر کمپٹیشن شروع ہوگا. جس چیز کو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے, چاہے وہ گندم ہو چاہے وہ پیٹرول ہو, وہاں پر لوگوں کا پریشان ہونا کیا طے ہے ریاض صاحب؟ جی بالکل ایسی بات ہے. تو گورنمنٹ کو نا ریٹیل سطح پہ قیمت کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہیے. کمپٹیشن ہوتا ہے تو پھر پرائسز کم ہوتی ہیں. ساری دنیا میں نا ایک کمپنی کی پرائس ایک ہے, دوسری کمپنی کی پرائس ایک ہے, تو جو اسمارٹ بزنس کرتا ہے لوگ اس کے پاس چلا جاتا ہے. پاکستان میں امپورٹ تو اوپن ہے لیکن آگے پھر ریٹیل سطح پہ ریگولیٹ ہے, جس کی وجہ سے نا کمپنیوں کے ہوش ربا پروفٹ ہوتے ہیں اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایک خاص اماؤنٹ بھی چاہیے, کمپنیاں اس میں پھر چیزیں کرتی ہیں, تو یہ پرائس پوری ریگولیٹ ہونی چاہیے. حبیب صاحب, ریاض پراچا صاحب کی باتیں سن کر تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس سارے کا سارا فائدہ جو ہے وہ ایک مخصوص مافیا کو پہنچا کر غریب عوام کی جیبوں سے پیسہ بے دردی سے لوٹ رہی ہے. اب مجھے نہیں اس بارے میں علم کہ یہ پروفٹ کون لے کے جا رہا ہے اور کس کی جیب میں جا رہا ہے. نہیں, ریٹیل ریگولیشن تو گورنمنٹ کر رہی ہے نا, لیکن بظاہر تو دیکھیں نا یہ گورنمنٹ کی جیب میں جا رہا ہے. اگر دیکھیں اس پہ ڈیوٹیز ہیں بہت زیادہ, تو وہ پیسہ جو ہے وہ کسی عام آدمی کی جیب میں تو نہیں جا رہا, وہ تو گورنمنٹ کے خزانے میں جا رہا ہے. لیکن اگر اس میں کوئی بہت بڑا خلا ہے, مثلا کہ ڈیوٹیز جو ہے اس کی شرح کے مطابق جو ہے پیٹرول کی قیمت جو ہے اس سے بہت زیادہ ہے, تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ اس میں پاکستان میں سمگل شدہ جو ہے وہ آئل بہت بڑی تعداد میں ایران کے فروخت ہو رہا ہے. ایران کے ہاں جی بالکل, تو وہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. پیرلل میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیٹرولیم ڈیلرز کے پیرلل وہ ایک مافیا کھڑا ہے اور وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے, اور وہ وہاں جو بھی کراچی جانے والی اکثر بسوں کو آگ بھی اس لیے لگتی ہے کہ ان کے نیچے والے ٹینکس میں وہ ایرانی جو ڈیزل اور پیٹرول ہے وہ چھپایا جاتا ہے. وہ تو اوپن ہے, اور چھتوں پہ بھر کے لاتے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ لاتے ہیں, ٹینکرز آ رہے ہیں, وہ اس میں وہ اب وہ والا مسئلہ نہیں رہ گیا جب چھوٹے چھوٹے جیری کین میں جو آتا تھا. اب تو وہ جو ہے وہ ڈرموں میں اور اس طرح بڑی بڑی, اور گورنمنٹ اس اسمگلنگ پر قابو پانے میں ناکام ہے, بہت بری طرح ناکام ہے. آپ اس کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اس کی سوشل میڈیا پہ بے شمار فوٹیج موجود ہیں کہ وہاں سے کس طریقے سے جو ہے ایران کے مختلف علاقوں سے. اور مزے کی بات یہ حبیب صاحب کہ باقاعدہ فیس بک کے پیجز بنے ہوئے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے وہ تیل آرڈر کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ اس کا مطلب یہ بڑے دڑلے سے کام ہو رہا ہے.
اصل میں حکومت کی رٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ مافیاز بنے ہوئے ہیں. اس میں آپ منشیات فروش دیکھ لیں, اس میں آپ قبضہ گروپ دیکھ لیں, اس میں آپ بڑے بڑے ریٹیلرز دیکھ لیں, وہ کوئی ایک چیز کو ڈمپ کر لیتے ہیں ایک وقت میں اور پھر ایک مصنوعی بحران پیدا کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی منمانی کی. ناصر سلمان صاحب یہ بڑا اہم نکتہ ہے ناصر صاحب کہ جب پیٹرول کی پرائس اوپر جاتی ہے, جیسا کہ غیاث صاحب بات کر رہے تھے, اس سے جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں ان کی سیل میں کمی آ جاتی ہے اور اسی کے پیرالل جو سمگلڈ تیل ہے اس کی مارکیٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کی جیبوں سے اتنا پیسہ نکال لیا جاتا ہے, جو پیسہ سمگلرز لے جاتے ہیں وہی پیسہ گورنمنٹ کے فنڈ میں چلا جاتا, تو شاید اس اضافے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. کوئی شک نہیں ہے, جیسے ابھی میرے قابل دوستوں نے کہا ہے کہ اسمگلنگ مختلف جگہوں سے بڑے شد و مد کے ساتھ چلتی ہے اور یہ نہ صرف پیٹرول کے اندر ہوتی ہے بلکہ مختلف چیزوں کے اندر بھی ہوتی ہے, اور ایف بی آر اس کے اندر اس کے کئی اہلکار بھی ملوث ہیں جن کے خلاف حکومت نے کارروائی بھی کی ہے. اور اس کے حوالے سے آج پرائم منسٹر نے یہاں لاہور میں پولیس کے اندر جو اصلاحات کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا, اس حوالے سے جو آئی جی صاحب ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر یہ جو ہے اس کے متعلق یہ ہمارے ہاں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہاں قبضہ گروپوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن ہم نے کیا ہے اور اس کو ختم کیا. اسی طرح اسمگلروں کے خلاف بھی آپریشن جاری و ساری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زیرو ٹالرنس ہے حکومت کی اس معاملے میں. لیکن اس کی ایگزسٹنس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. مختلف جگہوں پہ حکومت جو ہے وہ کے اوپر قابو پا روکنے کے اوپر مکمل کامیابی نہیں کرنا پڑے گا نا, اگر آپ تیل کی اسمگلنگ پر قابو پا لیں. کہہ رہے ہیں دیکھیں بلوچستان کے اور مکران کے ساحلوں سے جہاں سے یہ معاملات ہوتے ہیں, یہ اتنا بڑا بارڈر ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی محدود وسائل ہیں, جیسے افغانستان کے ساتھ ہم نے اپنے محدود وسائل میں اس کو بڑی حد تک مکمل کر لیا ہے. لیکن جہاں آپ کہتے ہیں کہ اس بارڈر کی جہاں جہاں پاکستان کے بارڈر جیسے انڈیا کے ساتھ ہیں, یہ ہزاروں کلومیٹرز کے اندر ہیں اور اس کو کرنے کے لیے حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ جیسے آپ اگر ناصر صاحب 700 کلومیٹر نہیں دیکھیں جو اگر آپ مجھے یاد ہے پاکستان کا رٹا لگایا ہوا نہیں مغربی سرحدوں کو بھی اگر آپ استعمال کریں گے جو ہمارا افغانستان اور چائنا کے ذریعے اور یہاں مکران کے ساحلوں سے ہوتا ہے, آپ پاکستان کا انڈیا, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالیں گے. میں کہہ رہا کہ ہم نہیں کریں گے. آپ دیکھیں جب ہمارے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں, کوئی بھی بجٹ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ اس کو پریورٹائز کرتے ہیں کہ آپ کی ٹاپ پریورٹی کیا ہے. آپ یہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر فوری طور پہ ناصر صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. غیاث پراچہ صاحب آپ کو ہمارے معروضی حالات کو بھی غیاث صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی غیاث پراچہ صاحب ایک پی ٹی وی کے بڑے پرانے ایکٹر ہوا کرتے تھے عاشر عظیم صاحب, جنہوں نے بڑا مشہور ڈرامہ دھواں جو تھا وہ 1993 میں پروڈیوس کیا تھا, آج کل کینیڈا میں سیٹل ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو جاری کی اپنے فیس بک پیج کے اوپر, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب جو سرکاری گاڑیاں پیٹرول ڈلوانے آتی ہیں تو ان میں سے اکثر سرکاری گاڑیوں کو مفت انٹرٹین کرتے ہیں پیٹرول پمپ والے, اور ایک عام آدمی جب 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے تو اس میں سے 50 یا 60 ملی لیٹر منہا کر لیا جاتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے غیاث صاحب؟ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے اور وہ بلیک میل ہوتے ہیں پمپ والے, کیونکہ وہ آ کے نا پمپ کو کسی بہانے بعد میں سیل کر دیتے ہیں. ٹھیک, تو وہ بدماشی کرتے ہیں اور گورنمنٹ پر پمپ والا جو ہے نا یہ غیاث صاحب نئے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے, بڑا کھل کے ہوتا ہے. اس کی مثال ابھی آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایک رپورٹ آئی کہ آئل مافیا میں, لیکن میں آپ کے اصلاح کے لیے عرض کر دوں اس میں کوئی سیاسی عناصر ملوث نہیں ہے. نہیں بات محلے کے بچے ہیں, محلے کے بچے نہیں, سرکاری ملازمین ایسی تعداد جو ملوث ہیں. اب غیاث صاحب کی بات عناصر سر میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا, ملوث نہیں ہے. ناصر صاحب میں آپ کو پورا ٹائم. جی غیاث صاحب. جی پلیز, میرا مقصد سیاسی بات نہیں ہے, میں نے جو جنرل بات ہے وہ بتائیے, چاہے سرکاری افسر کی بات ہوئی ہے, محکمے کی, کوئی سرکاری وزیر کی بات نہیں ہوئی. اچھا اب اگلی کی بات آپ ہی دیکھیں نا کہ گورنمنٹ نے ایک رپورٹ بنی ہے, ایف آئی اے نے بنائی, ہائی کورٹ کے کہنے پہ رپورٹ عام ہو گئی, گورنمنٹ نے پبلش کر دی کہ ذمہ دار کون ہے. وہ ساری ذمہ داری چھوڑ کے نا جو سمگلنگ روکی تھی, جو ٹیکس وصول نہیں کیا, وہ ساری ذمہ داری انہوں نے نا پیٹرول پمپ والوں پہ ڈال دی کہ بھائی آپ غلط پیٹرول بیچ رہے ہو. اور بھائی جو پیٹرول آپ نے لانے سے
रोक नहीं सके, स्मगलिंग रोक नहीं सके, जो कंटेनर गलत आ गए, जिसकी स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं थी, जिनसे आपने पैसे नहीं लिए, वो आपने अपनी चोरी बचाने के लिए एक पंप वाला जिसका इख्तियार नहीं होता, एक छोटे से शहर में छोटी जगह पे बैठा है, 10,000 दुकानदारों की तरह तकसीम हुए हैं, आपने उन पे ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये कोई सोच ही नहीं रहा कि उस पंप पे पेट्रोल पहुंचता कैसे, या एग्जैक्टली। गैस कराची साहब हमारे साथ ही रहिएगा, मियां हबीब भी हमारे साथ मौजूद है, नासिर सलमान भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के ऊपर। पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के अलावा आज एक सप्लीमेंट्री खबर यह है कि हुकूमत पंजाब से सूबाई महकमों ने 35 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट यानी सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी, लेकिन सूबाई हुकूमत ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि आप लोगों को देने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है। अब मियां हबीब साहब, सिचुएशन ये है कि पेट्रोल की प्राइस में ये कहकर इजाफा किया जाता है कि हमने हुकूमत के खर्चे चलाने होते हैं, हमें उसके लिए रकम दरकार होती है, लेकिन जब सूबाई महकमे सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगते हैं तो उनको वो ग्रांट नहीं दी जाती। तो फिर ये जो पैसे आते हैं हुकूमत के पास, मियां हबीब साहब, ये जाते कहां हैं? अच्छा, ये ना आपने वफाक और पंजाब को ना गुड़मुड़ कर नहीं सर, मुझे ये बताइएगा, पंजाब को वफाक भी तो ग्रांट देता है ना? मैं बताता हूं ना आपको, उनको ये ना वो कौमी जो हमारा बजट होता है ना, उसमें से तमाम सूबों को उनका हिस्सा मिलता है। हमने कुछ जो है ना अब बराह रास्त भी कर्जे लेने शुरू कर दिए सूबों ने। अच्छा, चूंकि 18वीं तरमीम के बाद काफ़ी सारी हमें सहूलतें मिल गई सूबों को, तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने मुख्तलिफ बैरून मुल्क के अदारों से भी कर्जे लेने शुरू कर दिए। तो इस तरह पंजाब ने भी जो है वो कई लोगों से कर्जे लिए हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल आप बता रहे हैं कि जी कि इनको सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी जाती, ये मैं समझता हूँ मिसमैनेज है। ये जब आप सालाना अपना बजट बनाते हैं उसमें बकायदा तय किया जाता है कि इस शोबे को इतना इतना पैसा एलोकेट हुआ है। अगर तो वो जो एलोकेट हुआ पैसा वो नहीं दे रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो तो फिर कोई नेग्लिजेंसी है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई अचानक सप्लीमेंट्री ग्रांट इतनी बड़ी आ गई है तो उसमें फिर कोई शायद हो सकता है कोई टेक्निकल मसला हो, या अगर हो सकता है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट इसलिए मांगी गई हो कि लाहौर से कचरे के ढेर उठाने हो। नहीं, कचरे के ढेर सफाई के लिए तो पैसे पहले से एलोकेट थे, वो कोई नया तरक्याती काम तो शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल, क्यों नहीं, आपके बजट में मौजूद है, पंजाब का बजट आप निकाल के देख लें। कचरे के ढेर तो वहीं के वहीं है। नहीं, वो और मामला है। वो इन्होंने जो सफाई करने वाली कंपनी थी उनके साथ कुछ इनके मामला खराब हुए थे। उन्होंने जो है उन्होंने कहा जब तक आप अदायगी नहीं करेंगे हम कचरा नहीं हटाएंगे। वो एक किस्म की हड़ताल पर हैं, तो उनके साथ ये मामला दुरुस्त कर लें या अपना देखिए। असल में हमारी तो कोई भी कल सीधी नहीं है ना। पहले हमने बराह रास्त एक फौज भर्ती की हुई थी स्वीपरों की, जिसपे जो अफसरों के घरों में काम करते थे, ठीक है। फिर हमने उसका पिछली हुकूमत ने क्या सद्देबाब किया कि उन्होंने एक तुर्क कंपनी को जो है ठेका दे दिया। अब बंदे मुलाजम वही थे, उन्होंने अपने तरीके से काम करना, उसकी सुपरविजन चेंज की तो उसमें कोई काम बेहतर हो गया। नासिर सलमान साहब, मसला यह है कि इस वक्त हुकूमत पंजाब के जितने भी महकमे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी कारकर्दगी का ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर हम सफाई सुथराई की सूरत हाल देखें वो आपके सामने है, सुई गैस की सूरत हाल देखें वो आपके सामने है, बिजली की सूरत हाल देखें वो आपके सामने है, अद्वियात की प्राइसेस देखें वो आपके सामने है। लोगों के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, एक साबुन की टिक्की से लेकर 1 लीटर पेट्रोल या डीजल के ऊपर जो आप लोग टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। ये पैसा जाता कहां है नासिर साहब? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैं आपका बल्कि बड़ा मशकूर हूँ कि आपने एक अपनी फ्लो में बातें की। पहली तो बात यह है कि पंजाब का जिम्मा नहीं है बिजली के हवाले से, और ये जो सुई गैस के हवाले से ये फेडरली कंट्रोल्ड। मैं एक जनरलाइज्ड बात कर रहा था। अच्छा, जहां पंजाब में और इस्लामाबाद में पीटीआई बिजली का कोई क्राइसिस नहीं है। बिजली बिल्कुल बिला तरसील बुझाई जा रही है। हमने 200 अरब रुपया रिकवर भी किया। अब मैं आता हूं सफाई के मामले में। हबीब साहब ने भी कहा कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं असल सूरत हाल से आगाह करता हूं। ओस पाक और अल बराक को यहाँ पर 320 मिलियन डॉलर के लिए ये एक ठेका दिया गया था लाहौर की सफाई के हवाले से। ठीक है। और जो उनकी जो ऑब्लिगेशन थे, जो उस एग्रीमेंट के मुताबिक मामला थे, जब हमने देखा तो वो तकरीबन 14 अरब रुपया सालाना लेते थे। अब 2-4 मरतबा उनकी एक्सटेंशन हुई थी। उसके बाद ये
पॉसिबल नहीं था कि उनको मजीद एक्सटेंशन दे, और 21 तारीख को उन्होंने दिसंबर की अपने काम तो उसका मुतबादिल इंतजाम क्या किया? देख लें, उसका मुतबादिल इंतजाम क्या किया? समझ ले, चूंकि ये उनको ठेके पे दे दिया गया था, LWMC इसको देखती थी, लेकिन ओसपाक और अलबराक कंपनी ने जब काम करना बंद कर दिया तो हमने फिर उसकी जो मशीनरी थी, जो कि उन्होंने अपने टर्मिनेशन और वो नया एग्रीमेंट मांग रहे थे, उन्होंने काम करना बंद किया और अपनी गाड़ियों को भी ठीक नहीं कराया। हमने 10 दिन के बाद इसको टेक ओवर किया, इनके साथ जो मामला था उनको बता दिया कि हम आपके साथ फिर क्या किया? नहीं, अब हमारा यहाँ पर हमने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से मशीनरी फिलहाल 6 महीने तक के लिए एक ऐसे पीरियड में हमने आरियतन ली है किराए के ऊपर, और 8 अरब में वो 14 अरब में, प्लीज वो मशीन कहां है? प्लीज इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं, पूरे लाहौर के अंदर कचरे के ढेर लगे हुए, साफ किया जा रहा है, और ये 72 आवर्स में 0 कचरा। देखे तकरीबन, हमें तो कहा गया था कि 15 जनवरी तक साफ हो जाए। नहीं, 5500 टन जो था वो हमारे पास एक्स्ट्रा था, जो इस दौर के अंदर जनरेट हुआ। हमने 20,000 टन तक। चले, मेरा आज का ये मौजूद नहीं है, मेरा आज का ये मौजूद जो कि वज़ीर सनअत और तिजारत हैं, वो कचरा उठवा रहे हैं पूरे लाहौर में जहां कचरा मौजूद था, बड़ी दिलचस्प बात जा रहा है। और वज़ीर सनअत और तिजारत जो है, उसके पास वज़ारत सनअत और तिजारत का काम करने के लिए इतना खत्म हो चुका है, वो अपना सारा होमवर्क कर चुका है कि उन्होंने कहा चलो अब तुम ये काम नहीं। बस में लाहौरी है ना, वो लाहौर की एक गली को पहले काउंसलर भी रहे हैं, नाज़िम भी रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा कि वो लाहौर के मैकेनिज्म को ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप देखिए भाई, इसमें बहुत बेहतरी भी आई है। नहीं, आप लोगों को मैं तो वही दिखाऊंगा या बताऊंगा जो ऐसा है। ऐसा पूरी जिम्मेदारी मुझे हबीब साहब आप बताइएगा कि इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है, जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी इस बात को एस्टैब्लिश किया कि उसका असर होता है एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर, ये जो अरबों रुपए का सरमाया है जो हुकूमत के पास इकट्ठा होता है, क्या ईमानदारी से डिस्पेंस होता है? नहीं, देखें, पाकिस्तान पे ईमानदारी के हवाले से ना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ तो ना हमें इतने का हाथ लगे हुए हैं कि अब हमें हर चीज़ में जो ना शक व शुबा नज़र आता है। हमें किसी भी बारे में हम ये नहीं कह सकते ये शोबा बड़ा ईमानदार है, ये इस शोबे में 100% काम दुरुस्त हो रहा है, क्योंकि हमारे खून में रच बस। ठीक है, रियाज पराचा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? रियाज पराचा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? गयास पराचा साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन नासिर सलमान साहब, आपको याद होगा कि गयास पराचा साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के, उन्होंने बहुत दावे के साथ ये कहा था कि नए पाकिस्तान के अंदर बहुत धड़ल्ले से जो सरकारी अफसरान हैं वो ब्लैकमेल करते हैं पेट्रोल पंप मालिकान को फ्री पेट्रोल लेने के लिए, और अगर ऐसा ना किया जाए तो बहाने से उन्हें तंग किया जाता है, उनका पेट्रोल स्टेशन सील कर दिया जाता है। देखिए, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हमारी एक कमेटी बनाई गई थी जिसको डॉक्टर उस कमेटी से किसी को डर नहीं लगता। सुन तो ले, उसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इसके अंदर END रूल्स के अंदर हमने तब्दीली ली है, और इसमें जो बियॉन्ड मीन कोई भी सरकारी मुलाजिम और ऑफिसर जिंदगी गुजारता है तो 30 दिन के अंदर अंदर उनके खिलाफ END रूल के तहत माजूद चाहता हूँ कार्रवाई होगी और आप उनको नौकरी से बर्खास्त किया जो पेट्रोल भरवाया जा रहा है, पहले भी कहा पेट्रोल भरवाया जा रहा है, मामला उनको किसी कमेटी से डर नहीं लगता। इसमें मुलव्विस साहब ने बताया कि ऑफिसर वहां जाते हैं और अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करके वहां से मुफ्त पेट्रोल लेके आते हैं। हमारी हुकूमत ने आप तक ऐसी कोई इत्तला नहीं पहुंची कि इस हवाले से पुरानी हुकूमत नहीं, हमारा कोई आदमी, अगर आप बता दें कि कोई सियासी आदमी किसी पेट्रोल पंप से, मैं अभी अपनी वो सरकारी अफसरान किसके मातहत देता हूं, वो सरकारी अफसरान किसके मातहत है? आप लोगों की गवर्नमेंट है सर। किया गया ऐसे लोगों को जो उसके अहल नहीं थे, जिसका खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। आपको पता है इस हवाले से मुख्तलिफ टाइम के ऊपर हमने पंजाब के अंदर पंजाब की जो गवर्नमेंट है, सरकारी अफसरान को लगाम नहीं डाल सकती, सवाल उठाए गए हैं कि हम इस पर पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सरकारी अफसरान को लगाम नहीं डाल सकती, वो बेलगाम घोड़ों की तरह लोगों को लूटते फिरें, पेट्रोल पंप से फ्री पेट्रोल भरवाते फिरें। आप लोगों को गवर्नमेंट का डर कहां है? चंद एक वाकयात होते हैं, उसके ऊपर हम कार्रवाई करने के लिए पूरी तंदही के साथ काम कर रहे हैं और बेशुमार लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है। इसके बावजूद ये हो रहा है।
2 साल की जो हमारी कारकर्दगी है पिछले 10 सालों से बेहतर है। गयास पराचा साहब, ये बड़ा सीरियस इशू है कि इंतजामिया की जानिब से पेट्रोल पंप मालिकान को ब्लैकमेल किया जाए फ्री पेट्रोल के लिए, और अदम ताउन की सूरत में वो पेट्रोल स्टेशन जो है वो सील कर दिया जाए। नासिर सलमान साहब ये कह रहे हैं कि ये इक्का दुक्का वाकयात हैं, ये मामूल नहीं है। गयास साहब, क्या ऐसा ही है? मेरे ख्याल से 80% डिपार्टमेंट जो है ना वो ऐसे ही करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। 80% डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये इक्का दुक्का वाकयात नहीं है। जी, हमारे हर शहर में पेट्रोल पंप है, और ये सिर्फ एक लाहौर शहर या नहीं है, ये तमाम जगहों पे 2 तरीके। और सबसे ज्यादा कौन कौन से महकमे हैं जो आप लोगों से फ्री पेट्रोल हासिल करते हैं? जो भी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है नंबर 1, पुलिस, और ये जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो डीसी साहब जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सबसे ज्यादा तंग करती है, लेबर वाले तंग करते हैं, आपको एक्सप्लोजर वाले तंग करते हैं, जो जिनका पंप के साथ किसी न किसी तरीके से वास्ता पड़ता है वो तंग करते हैं, और बाकी लोग ये करते हैं कि जो उनकी सरकारी तो डर नहीं लगता गयास पराचा साहब कि आप लोग वजीर आजम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा देंगे और उनको वजीर आजम जो है जेल में डाल देंगे? असल में जैसे ना कारोबारी आदमी के लिए एक कमजोरी है कि वो एक दफा तो एक्शन करता है, लेकिन तो रूटीन का काम बना है। दूसरा काम क्या होता है कि वो सरकारी गाड़ियों की बजाय ना प्राइवेट गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं। तो जब पंप वाला उससे कहे कि भाई आपकी जो गाड़ियों की लिस्ट है उसमें तो ये बड़ा अहम नुकता है कि जो सरकारी अफसरान हैं वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं और उसकी पेमेंट नहीं करते हैं। तो आपने कभी गवर्नमेंट के लोगों से इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत से बैठता हूँ, आपका सुन लेना, शिकायत तो दर्ज किया है, यानी जब तक आप तक वो शिकायत नहीं आएगी हमारे आप कार्रवाई नहीं करेंगे। आप लोगों को पता ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। अगर सरकारी मुलाजमीन इस मामले में आपको मुझे एक ब्रेक लेनी है, पोर्टल और हमारे ब्रेक लेनी है। और नाज़रीन, आप सबको ये मैसेज है कि अगर इस तरह से सरकारी अफसरान आपको तंग करते हैं तो आप वजीर आजम पोर्टल पर जाएं, आप वजीर आला शिकायत सेल में नासिर सलमान साहब बैठे हैं, उनसे राब्ता करें, क्योंकि शिकायत सेल के पास अस खुद नोटिस का इख्तियार नहीं है। मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के ऊपर, और जो गयास पराचा साहब ने आज सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन इंकशाफ किया है कि 80% सरकारी महकमे किसी ना किसी तरह पेट्रोलियम जो पंप के मालिकान हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनसे अपनी जाती गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं। मियां हबीब साहब, हम एक मुल्क में रहते हैं या जंगल में? नहीं, आप जिस जगह मर्जी रहते हो, मुझे तो इंतहाई शर्म आ रही है। पराचा साहब के एसोसिएशन के ये सदर हैं, तो ये क्यों नहीं थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते, अपने पांव पे जरा खड़े होने की कोशिश करें और ये कहें, ये जो इनके पास महकमे के लोग आते हैं आप इनको कहें उनको पकड़ के बांधे और उनको कहें, मुतलका थाने वाले को बुलाएं, उन्हें कहें जी इनके खिलाफ पर्चा दें। आप मीडिया को बुलाएं, थानेदार खुद यही कर रहा होता है। आप कीजिएगा, थानेदार। मेरे एक दोस्त हैं एलपीजी के चेयरमैन है, वो अरफान खोखर साहब, ये यहाँ टाउनशिप के इलाके में ना वो भत्ता लेते था, जो वहां का पुलिस वाला मुहर्रर था, उन्होंने जाके सबको इकट्ठा किया और थाने जाके बैठ गए। उन्होंने कहा जी कुरान रखें, इस बंदे ने इतने पैसे लिए। मजबूर हो गया, डीएसपी भी वहां आ गया, एसपी भी आ गया, मजबूर हो गया उसको वहां से ट्रांसफर करवाने का। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो लोग वजीर आजम पोर्टल चला रहे हैं, जो लोग शिकायत सेल चला रहे हैं, जो लोग सरकारी महकमों के ऊपर उनके मोहतमिम बनकर बैठे हैं, उन सब की जो तनख्वाह, माफ कीजिएगा, एक मिनट मेरी बात सुने। अगर मैं चुपके से सलमान साहब को पैसे पकड़ा दूं 10,000 रुपया, तो किसी के कानों कान खबर भी नहीं होनी। भाई असल में जितना रिश्वत देने वाला जुर्म करता है उतना ही रिश्वत लेने वाला भी जुर्म करता है। दोनों बराबर के। रिश्वत देने वाला और लेने वाला, खुशी से रिश्वत दोनों नहीं, खुशी से देता है। यहाँ तो पाकिस्तान में अगर कहीं आपको अगर कोई प्रॉब्लम कर रहे तो आप पूरे पाकिस्तान में एक आवाज बन गया, ये ब्लैकमेलरों का माशरा है। मैं ये समझता हूँ ये ब्लैकमेलरों का माशरा है। यहाँ जितनी देर तक लोगों को ये अपने हक के लिए खड़ा होने का फन नहीं ना आएगा, हिम्मत नहीं पड़ेगी, उतनी देर तक आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते। पाकिस्तान में वो जब भी अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो अक्सर ऐसे लोगों की लाशें मिला करती हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।